गुड मॉर्निंग बच्चों। GDM PBS स्कूल में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेज में कलेक्टर द्वारा सर्दियों में अवकाश घोषित करने के कारण आप लोगों की पढ़ाई खराब नहीं हो, इसके लिए हम लोग आपके ऑनलाइन क्लास शुरू करवा रहे हैं। और कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की हमारा पर्यावरण का लेसन नंबर 5 जल, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, जल यानी पानी जो होता है वो होता है जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? यानी हम जल यानी पानी के बारे में जब सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या चित्र बनता है? यानी पानी के बारे में जब सोचोगे तो तुम्हारे मस्तिष्क में क्या चित्र बनेगा कि पानी कैसा होता है, कहाँ पे होता है, कैसे आता है। ये सारी बातें अपने आप हमारे दिमाग में आती है, यानी मस्तिष्क में आती है। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। यानी जब पानी या जल के बारे में हम दिमाग में इस बात सोचते हैं तो सोचते हैं कि नदी जो होती है, नदी में पानी कहाँ से आया, ये पानी कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें सोचते हैं। जलप्रपात यानी जो झरने होते हैं उनमें पानी की व्यवस्था कैसी होती है, यानी वो ऊपर से कैसे पानी गिरता है, उसकी आवाज़ कैसे आती है। वर्षा की रिमझिम, फिर हम लोग सोचते हैं कि वर्षा जब होती है तो वर्षा में पानी कैसे रिमझिम की आवाज़ आती है, ये पानी कहाँ से आता है, बारिश कहाँ से होती है। और इसी तरह अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जो नल होता है, नल के बारे में जो जल हमारे घरों में आ रहा है उसके बारे में हम सोचते हैं कि जो जल है वो नल से किस तरह से आ रहा है, नल में पानी कहाँ से आता है और कैसे हम उसको प्रयोग में लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे सोचने लगते हैं जब हम जल के बारे में सोचते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। बच्चे हैं वो जब वर्षा जब होती है यानी बारिश जब होती है तो क्या होता है, जो गड्ढे, जगह जगह गड्ढे बने हुए होते हैं उनमें पानी भर जाता है। और पानी भरने के बाद में जो कागज़ की नाव बनाकर बच्चे क्या होते हैं उसमें नाव चलाते हैं और इससे वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, वह जल कहाँ चला जाता है। लेकिन जब बरसात होती है तो क्या होता है कि गड्ढा पानी से भर जाता है, लेकिन शाम होते होते या दूसरे दिन तक वो पानी क्या होता है, गायब हो जाता है। लेकिन ये पानी कैसे गायब होता है, किस कारण से होता है, जो पानी होता है, जो जल होता है वो कहाँ चला जाता है, ये सारे सवाल हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं। तो देखो, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। यानी सूर्य की कारण, यानी सूर्य जब निकलता है तो उसकी जो क्या होती है, किरणें होती है, उस कारण से जो जल है वो वाष्पित यानी हवा और जो जल है वो क्या बन जाता है, वाष्पित यानी भाप बनकर क्या होता है, उड़ जाता है, सूर्य अपने अंदर शोषित कर लेता है। तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। और जब सूर्य अपने अंदर इसको समा लेता है तो ये ऊपर जब आसमान में जाता है, भाप के रूप में जाता है, तो जल वाष्प जो संघनित होकर फिर वो क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बादल कैसे बनते हैं, बादल कहाँ से आते हैं, तो क्या कहोगे आप, जो पानी है ज़मीन पे, गड्ढों में है, समुद्रों में है, नदियों में है, इनसे सूर्य की किरणों से, सूर्य के ताप से क्या बनता रहता है, पानी वाष्प यानी भाप बन के ऊपर उड़ता रहता है। और वो जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। उसके बाद में क्या होता है, बादल बनने के बाद में वहाँ से वर्षा होती है, बादलों से होती है ना वर्षा, तो वहाँ से वर्षा होती है।
हिम यानी वहाँ से बर्फ़ भी गिरती है, यानी बर्फ़। हिम यानी बर्फ़ जम जाती है। ओले जो गिरते हैं वो किसके बने होते हैं? हिम के, यानी बर्फ़ के। वर्षा होती है, ओले गिरते हैं यानी हिम, अथवा सहिम वृष्टि के रूप में, यानी भयंकर जो बारिश होती है, तूफान जो आते हैं रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता रहता है। हमारी धरती पर या समुद्र पर क्या होता है? वापस नीचे गिर जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं। अब देखो, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। देखो, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, यानी जल है वो अपना जो प्रक्रिया है उसमें अपना जो स्वरूप है उसको बदलता रहता है। कभी वो पानी के रूप में दिखाई देता है, कभी वो भाप के रूप में दिखाई देता है, कभी वो बादलों के रूप में दिखाई देता है, कभी वर्षा के रूप में दिखाई देता है, कभी बर्फ़ के रूप में दिखाई देता है। तो ये इस तरह से उसका क्या होता है? जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? बदलता रहता है। महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, और महासागर, वायुमंडल और धरती, इनके बीच बीच में क्या होता है? ये चक्कर लगाता रहता है, और उसी को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। हमारी जो पृथ्वी है वो क्या? हमारी पृथ्वी थल यानी जो स्थिति है वो थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है। यानी जो जल बहुत पहले, कई सालों यानी शताब्दियाँ, बहुत सालों पहले, हजारों लाखों सालों पहले जहाँ था वो आज भी वहीं पे है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। और जिससे हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई किससे करते हैं? खेतों में पानी से करते हैं ना। तो वो जो सिंचाई कहाँ हो रही है आज के समय? हरियाणा में होती है सबसे ज़्यादा। और हरियाणा में सिंचाई होने के लिए जो हम पानी प्रयोग में ला रहे हैं वो क्या था? जो अमेजन नदी थी उसमें पानी बहता था। और ये अमेजन नदी क्या थी? बहुत ही पुराने समय की नदी थी। आगे देखो, अलवण जल के मुख्य स्रोत। अलवण यानी जिसमें नमक नहीं होता है, खारा जो पानी नहीं होता है। लवण जिस जल में होता है वो क्या होता है? खारा पानी होता है। अलवण जो मीठा पानी होता है, जो हम पीते हैं, घरों में प्रयोग में लेते हैं, वो होता है अलवण जल। और ये कहाँ पे होता है? देखो, अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। यानी अलवण जो जल है जिसका हम प्रयोग करते हैं उसके स्रोत कौन कौन से? नदियां हैं, ताल हैं, सोते हैं और हिमनद है, यानी बर्फ की जो नदियां हैं वो है। महासागरों एवं समुद्र का जल लवणीय होता है और इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। और जो हम महासागर, जो बड़े बड़े सागर बने हुए हैं, जैसे हिंद महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है, दक्षिण अफ्रीका महासागर है, इनमें क्या होता है? जो समुद्र है उनका जल लवणीय होता है, यानी उसमें नमक होता है, वो हम प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड, यानी इस नमक से क्या बनाया, इस पानी से क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है, सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है, और ये खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। जो नमक हम सोडियम क्लोराइड के रूप में भाग लेते हैं उसके अंदर इसमें अधिकांश किस काम आता है? नमक के, खाने का जो नमक है, सब्जी में जो नमक डालते हैं वो नमक इससे बनता है, और ये किस काम आता है? खाने के काम आता है। इधर देखो आप लोग, थलशाला दी हुई है ना, थलशाला। थलशाला क्या है? देखो, एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दे। इसके ऊपर हुमस की एक पतली परत लगाए। हुमस क्या होती है? जो खाद होती है वो
पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता रहता है। ठीक है। अब इधर ये चित्र जो दिया हुआ है आप लोगों का, देखो ये वाला जो चित्र है, इसमें देखो वाष्पीकरण, यानी ये जो पानी है ये वाष्प बन गया और वाष्प बन के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया सूर्य की किरणों के द्वारा, सूर्य के ताप के द्वारा, और ये बादल बन गया और बादल से क्रिया होके फिर ये वर्षण होके क्या हो गई, बारिश शुरू हो गई, है ना। बारिश शुरू होने पर ये कहाँ आ जाता है, वापस नदियों में, नालों में, इनमें वापस ये वहाँ में पानी आ जाता है। यानी जल का चक्र है, ये ऐसे चलता रहता है। फिर नीचे आया, फिर वापस सूर्य ने इसको ताप के कारण वाष्प बनाया, फिर बादल बन गए, फिर बरस गए, फिर नदियों में आ गया, फिर बादल बन गए, फिर बरस गया। तो ये जो जल का चक्र है ये क्या है, निरंतर चलता रहता है। आगे देखो बच्चों, आपके इसमें एक मैप दिया हुआ है, प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियाँ। इसको है ना आपको एक मैप बनाना है। इसमें क्या क्या आपको नदियाँ डालनी है, देखो एक तो डालनी है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ठीक है, दनुबी नदी, नाइजर नदी, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, अमेजन नदी। ठीक है, इसके राइट लगाते रहो जो जो मैं नाम बोल रही हूँ। इसके बाद में आप लोग आ जाओ झील। झील कौन कौन सी है, देखो ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्नेव झील। ठीक है, टिक लगाते रहना, मैप में भरना है आप लोगों को। सॉल्ट लेक, विनिपा झील, सुपीरियर झील, हरुंत झील। ठीक है, इसके बाद में विक्टोरिया झील। ये सारी जो है ना, ये सारी, फिर ये एक डार्लिंग नदी, ये भी आपको भरनी है। तो इस तरह से झील और जो नदियां हैं उसका आपको मैप में भरना है। और जो ये लेसन कंप्लीट हो जाए तो इस लेसन के साथ में आपको ये दोनों मैप लगाने हैं। ठीक है, अब आगे देखो, जल का वितरण, यानी जल को किस तरह से बांटा गया है, जल का क्या क्या भाग है। तो देखो जल का वितरण, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यानी हमारी जो पृथ्वी है उसका 3/4 जो भाग है उसमें क्या है, जल भरा हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। यानी हमारी धरती पर थल की अपेक्षा जल क्या है, अधिक है, 3/4। यानी पूरी पृथ्वी का 3 भाग हमारे किससे भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी जल अधिक होने के कारण भी जल की कमी क्यों होती है, ये देखो। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। यानी एक ये तालिका दी हुई है और इसमें जल का वितरण, यानी जल को किस तरह से बांटा गया है। तो देखो महासागर जो है उसमें जल कितना है, 97.3। इतना जल तो किसमें है, महासागरों में है। और महासागर का जो जल होता है वो क्या होता है, खारा होता है, इसलिए हम उसको उपयोग में नहीं ले सकते। फिर है देखो बर्फ छत्रक कितना है, 0.2, यानी 0.2 बर्फ छत्रक के रूप में हमारा जल है। अर्थात जो जल है वो 0.2 के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है पहाड़ों के ऊपर। फिर है भूमिगत जल 0.68, यानी जो भूमिगत जल है वो 0.68 है। भूमिगत जल कौन सा हो गया, जो भूमि के अंदर है। फिर देखो झीलों का अलवण जल,
यानी झीलों में जो अलवण यानी बिना नमक वाला जो जल है वो कितना है 0.009। अब देखो स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, यानी स्थल पे जो समुद्र बने हुए उनमें कितना है, और जो नमक की झील है यानी नमकीन झीलें कौन सी, जो खारे पानी की झीलें हैं उसमें क्या है 0.009। वायुमंडल जो है उसके अंदर कितना जल है 0.0019। और फिर जो नदियां हैं, जो नदियों में कितना पानी है 0.0001। यानी इस तरह से हमारा जो जल है वो बंटा हुआ है और 100% है। और इसमें से पृथ्वी का जो भाग है वो 3/4 भाग क्या है, पानी से ढका हुआ है। लेकिन फिर भी पानी की कमी है, क्योंकि 97.3 तो महासागरों में पाया जाता है और महासागरों का पानी हम किसी भी रूप में प्रयोग में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसमें नमक होता है, वो खारा पानी होता है। देखो इधर देखो, इधर एक डिब्बा दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यानी जो महासागर है उनके पानी में नमक पाया जाता है और इसलिए वो क्या है, खारा है। अब देखो, क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पल्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। यानी इजराइल का जो मृत सागर है, महासागर है, उसमें 340 ग्राम क्या है प्रति लीटर लवणता पाई जाती है, यानी नमक पाया जाता है। और उस कारण से वहाँ पे जो तैराक हैं, जो नाव चलाते हैं, जिनकी प्रतियोगिताएं होती हैं, वो इसमें अच्छी तरीके से चला सकते हैं। अब आगे देखो क्रियाकलाप। देखो 2 लीटर जल में मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। यानी 2 लीटर जल लिया, एक तो पृथ्वी की सतह से लिया, दूसरे बर्तन में 12 चम्मच जल कर माप कर दूसरे कटोरे में रखा। फिर बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है। लवणीय क्या होता है, नमक, यानी नमक को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है और यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। यानी हमने जो 12 चम्मच जल निकाला है वो किसको दर्शाता है, अलवण जल, यानी बिना नमक वाला पानी। इस जल का वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो आगे, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। जब हमें प्यास लगती है, हमें पानी पीने की इच्छा होती है, तो इसके बदले हम कुछ नहीं खा पी सकते, तो हमको पानी ही पीना पड़ेगा। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। तो हम जल के बारे में क्या देखा कि जल की अत्यधिक आवश्यकता है और हमारी प्यास जल ही बुझा सकता है। अगर हम इसके प्रति लापरवाही करते हैं तो जल का उपयोग करने में बहुमूल्य संसाधन को हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब देखो आगे, जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण की कुछ विधियां समझाइए। महासागरीय परिसंचरण, यानी महासागर में क्या होता है, कैसे पानी होता है, क्या चाहिए क्या नहीं, ये सारी बातें हम पढ़ें। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है।
यानी समुद्र का जो तट होता है वहाँ अगर हम नंगे पैर बिना चप्पलों के बिना जूतों के अगर हम वहाँ चलते हैं तो हमें क्या अनुभूति होती है? जादुई अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे कई लोग हाथों में जूते लेके घूमते रहते हैं, इधर समुद्र से पानी की लहरें उड़ती रहती है, उनका संगीत कानों में पड़ता रहता है। वहाँ जो बालू मिट्टी होती है वो एकदम नम होती है, कड़वी नहीं होती है, पैरों में चुभने वाली नहीं होती है। हवा है वो ठंडी ठंडी चलती रहती है और आसपास में समुद्री जो पक्षी होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। और जो वायु के अंदर जो लवणीय गंध यानी महासागर में नमक होता है और उसकी गंध और लहरों का संगीत, ये सब सारी चीज़ें मिलाकर व्यक्ति को क्या करती है? सम्मोहित करती है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ताल और झील के शांत जल के विपरीत यानी झील क्या होती है? उसमें तो पानी ऊपर से गिरता रहता है, आवाज़ आती रहती है कल कल झल झल की। लेकिन जो महासागर है उसमें जल हमेशा गतिमान रहता है यानी बहता रहता है, लेकिन बिल्कुल शांत, उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। लेकिन जो महासागर की गति है उसको हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे तरंगे क्या होती है? जो आगे पीछे क्या होती है? चलती रहती है। और ज्वार भाटा समुद्र के अंदर आता है और धाराएं हैं वो भी समुद्र के अंदर आती है। इसका वर्णन अब हम वर्गीकृत इसका हम करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। इधर देखो एक डिब्बा दिया हुआ है, इसमें देखो 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रचलित किया जाता है। यानी जल दिवस, विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ये जल दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखो आप लोग, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। यानी समुद्र की सतह पर जब पवन चलती है, पवन क्या होती है? हवा। जब हवा चलती है तो वहाँ पानी के अंदर क्या उत्पन्न होती है? तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी बड़ी होती जाती है। यानी जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ही बड़ी क्या होती जाएगी? तरंगे, जो पानी के अंदर है वो तरंगे होती जाएगी। देखो तरंगे क्या है? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? समुद्र तट पे बच्चे गेंद खेलते हैं, गेंद यानी बॉल जो खेलते हैं, तो उस समय क्या होता है? बॉल कहाँ चली जाती है? जल में गिर जाती है। तो इससे क्या होता है? देखो यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। यानी जब गेंद पानी में चली जाती है, समुद्र में चली जाती है, लेकिन तरंगों के साथ क्या होता है? वो वापस तट पर ही लौट के आ जाती है। और ये बहुत अच्छा दृश्य दिखाई देता है। जैसे नीचे चित्र में दिया हुआ है ना, पानी का बहना, पानी वापस तट की तरफ आता है और उसी के कारण बॉल भी वापस कहाँ आ जाती है? तट पे आ जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। यानी जब महासागरीय सतह है उस पर जल लगातार क्या होता है? उठता है और फिर गिरता है, तो इन कारणों से क्या होती है? तरंगे आती है। अब आगे देखो, क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। कहते हैं ना सुनामी आ गया, समुद्र में तूफान आ गया। समुद्र में तूफान आना क्या होता है? सुनामी कहलाता है। तो सुनामी शब्द कहाँ से आया? जापान से आया है। और इसका अर्थ क्या है? पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय क्या होता है?
जो घर बार है, जो तूफान आता है तो सबको अपने साथ ले जाता है, तो वो होता है पोताश्रय। आगे देखो, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। यानी जो तल है उससे कितनी ऊंचाई पे, 15 मीटर तक की ऊंचाई पे क्या होता है, तरंगे उठती है, और उसी को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। यानी अब तक का सबसे बड़ा विशाल सुनामी कब आया, जब तरंगे यानी पानी की जो लहरें हैं वो कितनी उठी थी समुद्र के तल से, 150 मीटर। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट भी डूब गया था। यानी हमारा जो भारत है उसमें 2004 के सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्रों पर जबरदस्त विनाश हुआ था, बहुत भयंकर सुनामी आई थी। और यह सुनामी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट था वो क्या हो गया था, डूब गया था। अब आगे देखो बच्चों, सुनामी को क्या नाम दिया जाता है, दूसरा, पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ, और ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। यानी जो ये सुनामी आई थी 2004 में, इसका क्या कारण था, इसका कारण था कि सुमात्रा में क्या आया था, भूकंप आया था, और उस भूकंप के कारण हिंद महासागर में क्या आई, सुनामी आई थी। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। जो भूकंप होता है उसको मापने के लिए एक पैमाना होता है, एक साधन होता है, एक औजार होता है, उसको क्या कहते हैं, रिक्टर कहते हैं, और वो रिक्टर पैमाने के द्वारा उसको मापा जाता है। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे घस गई थी और समुद्र तल के अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, और इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया, और इस विस्थापन के कारण जब कोई चीज नीचे की तरफ झुकती है तो क्या होगा, और अधिक क्या होगा, पानी ऊपर आएगा। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल के भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बढ़ने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर क्या हो गया, लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः क्या हो गए थे, डूब गए थे। भारतीय सीमा का दूरी दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा के भूकंप के अधिकेंद्र में तरंगे सुमात्रा की तरह से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जैसे जैसे सुमात्रा की तरफ से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उससे श्रीलंका की ओर बढ़ने लगी, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ी उसकी लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ उनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। यानी स्टार्टिंग में क्या था, ये 700 से 900 किलोमीटर घंटे के प्रभाव से चल रहा था, उसके बाद में धीरे धीरे ये 70 किलोमीटर घंटे तक क्या हो गया, कम हो गया। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक गहराई तक गई। इसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर क्या हो गए, प्रभावित हुए, यानी उजड़ गए।
10,000 से अधिक लोग मारे गए इस सुनामी के अंदर, तूफान के अंदर, और 1 लाख से अधिक घर क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। यहाँ पे सबसे अधिक जल और थल मतलब जल सारी चीज़ें, घर और खाना पीना, मतलब सारी चीज़ों का नुकसान हुआ था सबसे अधिक। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी हो आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत क्या होती है, कम होती है। देखो ये चित्र देखो आप लोग, कितनी हानि हुई है, ये सुनामी द्वारा विनाश हुआ है ना। अब आगे देखो, दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी था। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर की तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठती है। यानी पहले क्या होता है, जो तट का क्षेत्र होता है वहाँ पानी की कमी आ जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि अचानक क्या होता है, विनाशकारी तरंगें उठती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे थे। देखते नहीं कि समुद्र के किनारे पानी कैसे कम हो रहा है, ये एक मतलब इसका क्या है, संकेत होता है। लेकिन लोग अचंभा करने लग जाते हैं कि हम देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और इतने में क्या होता है कि अचानक सुनामी आ जाती है और सभी लोगों को अपने साथ बहा के ले जाती है। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु भी हो गई थी। ये लोग देखने लग गए थे और इतने में सुनामी आई और उन सबको अपने साथ बहा ले गई और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अच्छा बच्चों, अब है ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और इसके अलावा 2 टॉपिक और रह गए आपका, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ये हम अगले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे, और इस लेसन को आप लोग बुक्स में लेके और साथ में पढ़ना और समझना, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप लोग स्कूल में आओ तब बात करना, ठीक है बच्चों।